अभी ये आईसी हमारी यहाँ पर फंक्शन कर रही है। जो ही इस पर मैं अभी लोड डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इस पर लोड कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए अभी वोल्टेज मल्टीमीटर पे देखें आप, मल्टीमीटर पे वोल्टेज बढ़े। जब मल्टीमीटर पे वोल्टेज बढ़े तो स्कोप पे देखें तो इसका ड्यूटी साइकिल भी बढ़ गया, उसका ऑन टाइम बढ़ गया। जो उसका स्विचिंग का पीरियड था, स्विचिंग का वर्किंग टाइम था, वो उसका इंक्रीज़ हो गया। अभी देखिए मल्टीमीटर पे जो ही वोल्टेज बढ़े और बढ़ने के साथ ही उसने वहाँ पे अपनी स्विचिंग भी बढ़ा दी, क्योंकि हमने लोड डाला था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये मेरी लास्ट वीडियो पे मेरे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व्यूअर जिन्होंने बहुत अच्छा सा मैसेज किया, बहुत प्यारा सा कमेंट किया, सर पेन की स्याही आप जी के मुल्क में कम लगती है क्या? प्लीज़ दुरुस्त करके दोबारा वीडियो बनाइए। तरीका समझाने का बहुत अच्छा लगा है, थैंक्स। तो फिर मैंने उनको लिखा है, सर आपने ठीक बोला, ये मेरी गलती है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको ठीक करूँगा। तो आज की वीडियो हम इसमें तफसील से डिस्कस करेंगे। और फिर उन्होंने सवाल किया है कि बिग कैपेसिटर पर 300 या 320 वोल्ट डीसी आते हैं, ट्रांसफार्मर के नेगेटिव सेक्शन पे कंपोनेंट से गुजरने के बाद ऑप्टो कपलर से पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पिन के पर कितने वोल्टेज आते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आज हम देखेंगे। और ये इन्होंने वीडियो मेरी जो मैंने SMP स्मार्ट ये 12 नंबर वीडियो इन्होंने देखी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी थी और आज की वीडियो भी इसी तरह लंबी बनेगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये मेरे पास एक SMPS DH321 जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में रिपेयर किया था। इसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट था, आईसी इसके अंदर ख़राब थी और प्लस इसमें जो जो प्रॉब्लम थे वो हमने हल किए। और आज इसकी पूरे इस डिज़ाइन को खंगालेंगे। इसकी मैंने ये डायग्राम भी बनाई है। अभी इसमें हम देखेंगे कि किसी भी SMPS के अंदर क्या क्या चीज़ बेसिक होती है और कैसे कैसे काम करती है। किसी भी पावर सप्लाई के अंदर क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है, उसको आप तफसीली थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी आज इकट्ठा करेंगे। और मेरे ख्याल में मेरी कोशिश होगी कि आज पावर सप्लाई को इस हद तक हम देखें कि इसके बाद ना मुझे इस पे बात करने की ज़रूरत पड़े, तो ना आपको इस पे सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। जब भी हम बात करते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई की, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। ये हम बात करते हैं SMPS की। SMPS एक्चुअल है क्या? पहले मैं देखता हूँ एक ट्रांसफार्मर को। ये देखिए, हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। टर्न रेशो वाला सादा ट्रांसफार्मर था जिसके अंदर हम 220 अप्लाई करते थे और यहाँ पे हमें कुछ वोल्ट मिल गए। बिलफर्ज मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे 20 वोल्ट मिल गए। इसको मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आ रही थी, जब 220 वोल्ट थे मुझे 20 वोल्ट मिले और जब वोल्टेज ड्रॉप हो गए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास किसी जगह पे 110 वोल्ट हो गए, ड्रॉप हो गए, तो ये ट्रांसफार्मर मुझे 10 वोल्ट देना शुरू कर दिए। ये आउटपुट भी उसी रेशो से कम हो जाएगी। इसमें जब वोल्टेज बढ़ते थे तो साथ ही दूसरी साइड पे बढ़ना शुरू हो जाते थे, क्योंकि इसमें रेशो है, इसमें टर्न रेशो है। इधर वोल्टेज बढ़ेंगे, इधर बढ़ जाएंगे, इधर कम होंगे, इधर कम होंगे। इसके आगे आप रेगुलेटर लगाते जाएं, रेगुलेटर लगा लेंगे, रेक्टिफायर लगा के रेगुलेटर लगाया, वोल्टेज रेगुलेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ी वेरिएशन है वो चेंज अप डाउन होती रहेगी। इस तरह आप पावर यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन प्राइमरी के अंदर जो इसकी वाइंडिंग में वोल्ट करंट फ्लो है वो परमानेंट जारी रहेगा। वो स्टैंडर्ड रेट पे जो इसकी अपनी पावर कंजम्पशन है, आगे आपका 30 वाट का लोड है तो हो सकता है 20 वाट ये खुद खा रहा है ट्रांसफार्मर, तो ये 20 वाट लगातार ये पावर कंज्यूम करता रहेगा। अभी इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये था ट्रांसफार्मर बेस्ड। तो यहाँ पर एक आ गई स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विचिंग मोड भी कहा जाता है, स्विच मोड भी कहा जाता है, स्विच्ड मोड भी कहा जाता है, जो भी है स्विच मोड पावर सप्लाई। अभी AC वोल्टेज को लिया, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा दिया,
ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। इसके बाद इन वोल्टेज को कैपेसिटर के ऊपर स्टोर कर लिया। यहाँ पे 220 वोल्ट दिए, यहाँ पर हमें जो 220 वोल्ट हमने लिए थे उसको मल्टीप्लाई कर दें 1.414 से, तो 311 वोल्ट हमें डीसी मिल गए। अभी ये वोल्टेज थे एसी, और इसको 1.41 ब्रिज से गुजारने के बाद जो कैपेसिटर पे मिलेंगे वो 311 वोल्ट होंगे। ये वोल्टेज अभी बढ़ते जाएंगे या कम होंगे, तो ये डीसी वोल्टेज अपने कैपेसिटर के ऊपर हम स्टोर कर लेंगे। हम कहते हैं कि ये 311 वोल्ट मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिए। ये जो वोल्टेज यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने एक ये ग्राउंड इसको अप्लाई कर दिया। इसको कहा जाता है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर या SMPS कंट्रोलर। ये स्विचिंग हुई, ऐसे आउटपुट ले ली, ये ट्रांसफार्मर एक बना दिया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। अभी इसकी थ्योरी में हम जाते हैं, और इसको ये रेक्टिफाई कर लिया। रेक्टिफाई करके इसके अंदर एक हमने ये लगा लिया कैपेसिटर आउटपुट पे, इसमें ये फ़िल्टर लगाकर ये मुख्तलिफ हमने इसको कर दिया। अभी यहाँ पे जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाती है इस ट्रांसफार्मर की निस्बत। इस ट्रांसफार्मर में क्या था, वोल्टेज बढ़े कम हो गए, ये बढ़ गए ये बढ़ गए, ये कम हुए ये कम हुए। लेकिन अभी यहाँ पर देखें तो ये पावर सप्लाई, ये छोटी सी पावर सप्लाई भी बन गई। इसमें ये देखें, ये इतना सा ट्रांसफार्मर आ गया, छोटू सा। अभी अगर इसी पावर सप्लाई की रेटिंग में अगर हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर कम से कम भी कोई 1 kg का ट्रांसफार्मर बनेगा। लेकिन ये अभी टोटल आप कह सकते हैं कि 200 ग्राम्स इसका वज़न है टोटल। इसमें थोड़े से कंपोनेंट हैं और उससे ये सस्ता भी है। अभी देखिए, ये वोल्टेज जब यहाँ पे स्विच किए तो साथ ही इन वोल्टेज को यहाँ से क्या किया, एक वाइंडिंग लगाकर एक एंड ग्राउंड कर दिया, एक कैपेसिटर डायोड लगाकर रेक्टिफाई करके इसको दे दिए। ये वोल्टेज आप कह सकते हैं कि इसको एक VCC वाइंडिंग भी कहा जाता है, बायस वाइंडिंग भी कहा जाता है, फीडबैक भी कहा जाता है। एक तो इसको यहाँ से ये वोल्टेज मिल गए, और दूसरा एक फीडबैक लूप। ये फीडबैक लूप जो है ये यहाँ से वोल्टेज को मेजर करेगा, और जब ये वोल्टेज पूरे होंगे तो इस IC को बता देगा। ये वोल्टेज हमने यहाँ पे पहुँचा दिए प्लस वोल्टेज, ये पहुँचा दिया हमने ग्राउंड। जब ये ग्राउंड यहाँ पे पहुँचा तो इस IC ने अभी करना क्या है, ये 0 वोल्ट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रीक्वेंसी का साइकिल हो गया। इसमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम। ये होगा क्या कि इसके अंदर आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्विच लगा दिया हमने। यहाँ पर थे 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज से, लेकिन इस IC को आप कह सकते हैं कि 1 सेकंड में ये 60 दफ़ा ऑन ऑफ हो रहा था, इसको 60,000 बार कर दिया, 60 किलो हर्ट्ज पे कर दिया। अभी ये 60,000 बार ये ऑन ऑफ होगा, ये स्विच मेक ब्रेक करेगा। तो इस जगह पर, इस पॉइंट पर आपको ये साइकिल मिलेगा। ये जो टेस्ट पॉइंट मैंने ये बनाया है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है। तो इससे क्या होगा कि ये भी ग्राउंड है और ये पॉजिटिव लेवल है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑन ऑफ होगा कितना, ये 300 वोल्ट 311 वोल्ट जो है ये इसके अंदर बार बार स्विच होंगे। किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर जब वेरिएंट करंट, चेंज होती हुई करंट गुजरती है तो वहाँ पर वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चेंज होता हुआ बनेगा,
वो कभी उसका नॉर्थ इधर होगा, कभी साउथ इधर होगा, नॉर्थ साउथ इस तरह चेंज होगा। जब ये इस तरह करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका वेरी होगा, तो इससे क्या होगा कि इसकी जो इसके साथ जो एक वाइंडिंग है प्राइमरी और इसके ऊपर ही सेकेंडरी लपेटी हुई है, तो सेकेंडरी को भी ये मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा। जब चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर को काटता है, उसको कट करता है, उसमें से गुजरता है, तो क्या होता है, वहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। जैसे जनरेटर काम करता है, तो जनरेटर के अंदर क्या हो रहा होता है कि एक कॉइल ही है और एक मैग्नेट है, यानी वो मैग्नेट या तो परमानेंट है या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यानी मैग्नेट के अंदर एक कॉइल को घुमाया जाता है, यानी ये साइड पे मैग्नेट है और दरमियान में इस कॉइल को घुमाया जाता है इंजन की मदद से। किसी भी, अगर आप टरबाइन या बिजली वाला पानी वाली बिजली की बात करते हैं, तो टरबाइन को इसको घुमाना है, इसके जो अंदर कॉइल पड़ी है उसको घुमाना है। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसके अंदर कॉइल को घुमाएंगे तो इस कॉइल के दो एंड को ब्रश लगाकर यहाँ से वोल्टेज ले लिए। ये टोटल थ्योरी है। तो इसी तरह ही यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब चेंज होगा, चाहे आप कंडक्टर को घुमा लें या मैग्नेटिक फील्ड को घुमा लें, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, इसकी वजह से ये वोल्टेज यहाँ पर बनेंगे। ये वोल्टेज बनेंगे, यहाँ पर आउटपुट हमें मिलना शुरू हो जाएगी। और जब वोल्टेज, जो जितने वोल्टेज के लिए इसको कैलकुलेट करके डिज़ाइन किया गया, वो वोल्टेज यहाँ जब फीडबैक सर्किट को पता चलेगा जी वोल्टेज जो रिक्वायर्ड थे वो पहुँच गए, तो ये इस आईसी को बता देगा जी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई। अभी ये आईसी क्या करेगी, अपनी स्विचिंग को उस जगह पे स्टेबल कर लेगी। ये पावर सेविंग डिवाइस है। पावर सेविंग कैसे करती है और रेगुलेशन कैसे करती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात रेगुलेशन की होती है। रेगुलेशन क्या होती है कि जब आपके पास लोड नहीं है, पावर सेविंग कैसी होगी और रेगुलेशन कैसे होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर कोई लोड नहीं है, इस जगह पर कोई लोड नहीं है, तो आप कहते हैं कि उस वक्त हमें सिर्फ वोल्टेज एक नाम के तौर पे चाहिए। तो ये जो स्विचिंग है, ये अपने इस ड्यूटी साइकिल को इतनी देर के लिए ऑन करेगी। आईसी जो है, ये आईसी इंटेलिजेंट आईसी होती है। ये भी देखें, हर साइकिल के दौरान इसने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक साइकिल है, अभी ये देखिए, ये इसका है स्टैंडर्ड रेट। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक इसने इतनी देर के लिए एक पल्स गुजारी, करंट गुजारी इसमें से। जब करंट गुजरी, वोल्टेज आगे मिल गए। आगे अभी करंट फ्लो नहीं हो रही क्योंकि लोड कनेक्ट नहीं है। तो ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो अभी इसके डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ तो है नहीं है, यहाँ पे लोड नहीं लगा हुआ। तो क्या करेगी, ये थोड़ी थोड़ी पल्स बनाएगा। इस कैपेसिटर में जो थोड़ी बहुत कमी होगी उसको फिर पूरा कर देगी, फिर ये सोया रहेगा इतनी देर के लिए। थोड़ा सा पंप करेगा, जब देखेगा वोल्टेज डाउन होने लगे, एक पल्स देगा, उसके बाद वोल्टेज पूरे हो गए, फिर ये सुकून कर देगा। यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए ये ऑन करवाएगा। ऑन करवा के वोल्टेज पूरे किए, सुकून किया। ये है इसका टाइम ऑन, इसको कहा जाता है टाइम ऑन, और इसको कहा जाता है टाइम ऑफ। अभी टाइम ऑन, वीएस टाइम ऑफ, इसको कहा जाता है ड्यूटी साइकिल। इसका नाम ड्यूटी साइकिल किया जाता है कि जी कितना ड्यूटी रेशो है, कितनी रेशो है, कितनी देर के लिए ऑन रहा, कितनी देर के लिए ऑफ रहा। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में होती है, 60 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज। तो ये टाइम माइक्रो सेकेंड में होगा कि टोटल एक साइकिल 1 हर्ट्ज कितने में पूरा होगा। फ्रीक्वेंसी का एक जो इंटरवल है, एक साइकिल है, वो कितने माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट होगा, उसमें से कितना हिस्सा ऑन रहेगा, कितना हिस्सा ऑफ रहेगा। अभी जब इसके आगे लोड कनेक्ट कर दिया, जब लोड कनेक्ट कर दिया, ये कैपेसिटर इस लोड के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा
ये कैपेसिटर, जब ये कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज होगा तो क्या करेगा, वोल्टेज लेवल ड्रॉप होगा। इस कैपेसिटर पे वोल्टेज लेवल ड्रॉप होगा। जो ही वोल्टेज लेवल ड्रॉप होगा, यहाँ से पल्स आएगी। इसका लेवल जो ही ड्रॉप होगा, यहाँ पे एक ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, वो इसको फीडबैक देगा कि जी वोल्टेज ड्रॉप हो गए। जब वोल्टेज ड्रॉप हो गए तो अभी क्या करेगा, पहले ये थोड़ी देर के लिए ऑन हो रहा था, तो अभी इसका ऑन टाइम, ये अपना ऑन टाइम बढ़ा देगा। आप कह सकते हैं पहले ये इतनी देर के लिए ऑन हुआ था, अभी इसने ऑन टाइम ये बढ़ा दिया। नेक्स्ट साइकिल फिर आएगा तो फिर ये अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ा देगा, यानी ड्यूटी साइकिल इसका बढ़ जाएगा। ऑन टाइम को इंक्रीज़ कर देगा। जब वोल्टेज पूरे हुए, अभी ये कैपेसिटर पे वोल्टेज पूरे हुए, इस तरह इसने पूरे किए। जो ही ये ऑफ टाइम आया, कैपेसिटर से डिस्चार्ज हुए वोल्टेज, तो फिर ये डिस्चार्ज टाइम ऐसे आया। जो ही डिस्चार्ज टाइम आएगा, वोल्टेज लेवल डाउन होगा। ये फीडबैक लूप फिर इस आईसी को बता देगा। ये फिर क्या करेगा, दोबारा से ये साइकिल आएगा। ये भी इस तरह होगा कि जो ही ये वोल्टेज डाउन हो गए, ये ऑन कर देगा। और कितनी देर तक ऑन करेगा, जब तक ये वोल्टेज पूरे नहीं होते। जो ही ये वोल्टेज इस लेवल पे पूरे होंगे, तो फिर ये इस तरह से ये ऑन ऑफ होता रहेगा। यहाँ पे जो कैपेसिटर का लेवल है वो कमो बेश होता रहेगा। और कितना होगा, ये मिली वोल्ट के अंदर होता है। ये फीडबैक सर्किट हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। ये इन रिपल्स को उठाता है, उठा के फीडबैक में वापसी इसको बताता रहता है इस आईसी को। तो ये आईसी क्या करती है, अपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतनी देर के लिए ग्राउंड को कनेक्ट करेगी। अभी ये स्विच के ऑन ऑफ टाइम है, कितनी देर के लिए इसको ऑन करना है, उतनी देर के लिए ये ग्राउंड से लेके कैपेसिटर के पॉजिटिव तक वोल्टेज गुजरेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वोल्टेज ट्रांसफ़र होंगे, ये वापसी इसको बताता रहेगा। ये इस तरह एक चेन बन गया। अभी इसने स्विच किया, वोल्टेज बनाए, पहुंचे, फीडबैक आई, वोल्टेज पूरे हो गए, इसने स्विच ओपन कर दिया। वोल्टेज कम हुए, इसने बता दिया, इसने फिर स्विच ऑन कर दिया, वोल्टेज फिर पूरे हो गए। ये पंपिंग इसकी बार बार इस तरह चलती रहती है। ये है फीडबैक लूप, और इस तरह से ये रेगुलेशन हो रही होती है। जो ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो रहा था, उसका अपना स्टैंड अलोन पावर कंजम्पशन हो रही थी, वो भी यहाँ पर कम हो गई। आप कह सकते हैं कि इसको 85 वोल्ट एसी से लेके 265 वोल्ट एसी तक बना दिया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो वो कभी भी, अगर तो 220 है तो आपको 20 वोल्ट मिलेंगे। अगर ये 80 वोल्ट हो जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको 6 वोल्ट मिलेंगे। तो कोई भी आपका रेगुलेटर इतना बड़ा नहीं हो सकता, इतनी खुली रेंज में नहीं हो सकता। हो सकता है 20 वोल्ट से आप ले रहे थे 15 वोल्ट, वो तो एक बात बनती है। ये 220 से 265 हो गए, तो ये 20 से हो सकता है 25 वोल्ट हो गए, तो ठीक है जी, रेगुलेटर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 220 से 150 वोल्ट हो जाते हैं, तो ये 20 से 14 वोल्ट हो जाएंगे, तो रेगुलेटर आपको 15 वोल्ट चाहिए, तो वो 15 वोल्ट नहीं देता था। लेकिन अभी ये जो आईसी है, ये जो SMPS है, ये क्या करती है कि जो वोल्टेज अभी देखें यहाँ पर थे आपके 311 वोल्ट, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हुए 85 वोल्ट हो गए, 85 वोल्ट हुए, तो 85 के आप DC बना लें, तो ये 120 वोल्ट DC हो गए। तो 120 वोल्ट DC से लेके 265 हो गए, तो 374 हो गए। अभी यहाँ पर रेगुलेशन कैसे होती है, जब थे 85 वोल्ट 85 वोल्ट, उस वक्त DC वोल्टेज हमारे ये बन गए। अभी ये काम कैसे करती है कि यहाँ पर जब इसको बनाया जाता है इस आईसी को, तो इसको इस रेंज पे बनाया जाता है, मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट। इसको डिज़ाइन इस तरह किया जाता है। अभी मिनिमम इनपुट क्या हो गई, ये मिनिमम वोल्टेज हो गए, इसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो। अभी जब मिनिमम वोल्टेज पे मैक्सिमम आउटपुट है, मैक्सिमम आउटपुट आप कहते हैं कि आपकी पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की, और उससे आप लेते हैं 2 एम्पियर, ठीक है जी। और मिनिमम इनपुट हमारी ये हो गई
तो इस पावर सप्लाई को इस कम से कम वोल्टेज पे ये वोल्टेज देने चाहिए, ये पावर देनी चाहिए। तो जब ये पावर कैलकुलेट करवाएंगे आप, तो उस वक्त क्या करती है, ये अपना ड्यूटी साइकिल, ये वाला जो ड्यूटी साइकिल है ऑन टाइम, इसको ये आईसी अपने मैक्सिमम लेवल तक एक्सटेंड कर लेती है, यहाँ तक। ये देखें, इतनी देर के लिए ऑन रखेगी। जब ये इतनी देर के लिए ऑन रखेगी, अभी देखें इनपुट पे वोल्टेज थोड़े हैं, 120 वोल्ट है। तो जब ये इसने ज़्यादा देर के लिए इसको ऑन रखा, तो 120 वोल्ट की वजह से ज़्यादा देर तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगी। जो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे इनपुट पे, ये अपना ड्यूटी साइकिल कम करती जाएगी, वोल्टेज आपके रेगुलेट रहेंगे। यानी इनपुट पे वोल्टेज की कमी बेशी से जितनी भी कमी बेशी होगी, ये आईसी उन वोल्टेज को सेंस करेगी कि जी इनपुट पे हमारे वोल्टेज कैसे हैं। उसके लिए एक यहाँ पर रजिस्टर लगाई जाती है जो कि VSTR कहते हैं, रजिस्टर सेंस रजिस्टर है, जो कि इसको चेक करेगी कि जी इनपुट पे कितने वोल्टेज हैं। तो ये इनपुट वोल्टेज सेंस करेगी, सेंस करके इसके अंदर जो इसका इंटेलिजेंट सिस्टम है, ये अपनी स्विचिंग के टाइम को, जिसको हम ड्यूटी साइकिल कहा था हमने, ये अपने उस ड्यूटी साइकिल को, इसमें एक हम कहा था पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। तो ये पल्स विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी एक पल्स है। इसकी ये जो विड्थ है, इसको कम या ज़्यादा करेगी, या ये इतनी देर के लिए ऑन रखेगी, या इतनी देर के लिए ऑन रखेगी, या इतनी देर के लिए, या इतनी देर के लिए। ये जो इसका ऑन टाइम ऑफ टाइम, जब वोल्टेज 220 थे, 311 वोल्ट मिले, ये स्विचिंग इसने कर दी या ये कर दी। जो ही फुल लोड आएगा, आपने फुल लोड कम वोल्टेज पे, इन वोल्टेज पे आपने ये लोड डाला, 120 वोल्ट पे ये लोड डाला, तो इसने ये स्विचिंग फुल कर दी। जो आपके इनपुट पे वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा कि कम वोल्टेज पे कम मैग्नेटिक फील्ड बना था, मैग्नेटिक फील्ड बना था। जब वोल्टेज यहाँ पे बढ़ते गए, तो इसके बढ़ने से अभी क्या होगा, करंट की मिकदार बढ़ती जाएगी। जितनी करंट ज़्यादा होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, आउटपुट भी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो वो कैपेसिटर को जल्दी चार्ज कर देगी, तो ये जल्दी फीडबैक देके उसको डिस्कनेक्ट करवा देगा। आपके वोल्टेज 265 पे पहुंच गए, यानी रेंज आपकी 374 होगी इनपुट डीसी वोल्टेज। जब 374 डीसी वोल्ट हो गए, तो ये बहुत थोड़ी सी करंट गुजरेगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होंगे, कैपेसिटर बहुत जल्दी से चार्ज हो जाएगा। और जो ही चार्ज होगा, ये वापसी फीडबैक दे देगा, जी वोल्टेज पूरे हो गए, ये उसको कट करवा देगा, इस स्विच को ओपन करवा देगा। ये टोटल इतनी सी थ्योरी है इसकी। अभी हम सर्किट को देखते हैं। फिर इसके अंदर प्रोटेक्शन रखी जाती है। अभी जो हमारा बेसिक ट्रांसफार्मर था, इसमें सीधी सादी आई, करंट गुजार दी, और बहुत ज़्यादा किया तो यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा दिया। ये हमारी टोटल साइज थी यहाँ पर। लेकिन जब SMPS होती है, तो SMPS के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और इसके अंदर तो इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रखी जाती है। क्योंकि अभी जितनी भी ये मॉडर्न पावर सप्लाईज़ हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं, उनको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे टीवीज़ के अंदर, LEDs के अंदर, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर भी स्विचिंग हो रही होती है, ये हसास भी है, सेंसिटिव है। तो इसको बचाने के लिए, इसकी अपनी परफॉर्मेंस को बचाने के लिए और नेक्स्ट सर्किट को बचाने के लिए, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा रखी जाती है। वो प्रोटेक्शन कौन सी हैं? पहली प्रोटेक्शन आ जाती है हमारी वोल्टेज की। वोल्टेज में हमेशा ओवर वोल्टेज सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर लगा दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो ही कोई भी वोल्टेज की पल्स आएगी, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके बाद करंट की होती है। मैं दोनों चीज़ें भी एक्सप्लेन करता हूँ। करंट के लिए एक तो लगाया जाता है फ्यूज़।
अभी देखें सर्किट कैसे बनता है हमारा, उसको साथ साथ सर्किट बनाते जाते हैं। यहाँ पर ये लग गया हमारा फ्यूज़। आप कह सकते हैं कि हमारे सर्किट की रिक्वायरमेंट है 2 एम्पियर, तो फ्यूज़ लग गया 3 एम्पियर का, 250 वोल्ट का। इसके बाद ये हमारी 2 लाइनें हैं। अभी देखें करंट की जो भी सेफ्टी होगी वो सीरीज़ में होगी। इसके पैरेलल में यहाँ पर MOV लग गया, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर। ये सर्किट हमारा इस तरह जा रहा है। नॉर्मली ये कोई काम नहीं करता, लेकिन जो ही वोल्टेज अपनी लिमिट से क्रॉस करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। जो ही ये शॉर्ट होगा, यहाँ से हमारी लाइन है, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। तो इसने क्या करना है कि लाइन और न्यूट्रल के दरमियान एक शॉर्ट सर्किट पैदा करना है। जो ये शॉर्ट सर्किट करेगा, ये बहुत रैपिड रिस्पांस होता है इसका, बहुत जल्दी से ये शॉर्ट कर देता है। जब ये शॉर्ट करेगा तो ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। जब ये फ्यूज़ बर्न हुआ, आगे सप्लाई, जब फ्यूज़ ही यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। इस सर्किट को अगर फर्स्ट टाइम पावर ऑन करना है तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो बिल्कुल, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, बल्क कैपेसिटर को कहा जाता है। इसको फर्स्ट टाइम चार्ज होने के लिए एक वोल्टेज की, करंट की ज़्यादा मिकदार चाहिए। तो उसके लिए सर्ज करंट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इसके अंदर करंट लिमिट करवाई जाती है। तो उसके लिए करंट लिमिटर लगाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है NTC करंट लिमिट के लिए। और करंट की, जैसे मैंने कहा है कि जितनी भी लिमिट्स होती हैं वो सीरीज़ में आती हैं। इसके बाद हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के नॉइज़ेस आते हैं। यहाँ पे हमारा पावर सोर्स है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी है, जो भी वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं उसके अंदर किसी किस्म की फ्रीक्वेंसी की स्पाइक आ रही है, या कहीं से भी इन जो हमारी लाइन और न्यूट्रल पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उसमें किसी किस्म का नॉइज़ आता है। नॉइज़ क्या होता है, हार्मोनिक्स क्या होती हैं कि हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है और इसमें एक ये नॉइज़ आ जाता है, कोई एक पल्स आ जाती है। और ये जो चीज़ है, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्लास X कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ये क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसी का और वोल्टेज का एक ये आएगा तो ये इसको क्लिप ऑफ करवा देगा। अभी ये देखें, ये पैरेलल में फ्रीक्वेंसी के लिए और ये नॉइज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये कैपेसिटर आ गया। इसको क्लास X कहा जाता है। इसके आगे आ जाती है सर्ज प्रोटेक्शन, और साथ में ये हमारी होती है ग्राउंड लाइन। तो ग्राउंड लाइन पे हमेशा क्या किया जाता है, ये जो सर्जेस आती हैं यहाँ पर क्लास Y कैपेसिटर लगाकर, इसके साथ ये डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड नॉइज़ेस के लिए ये कैपेसिटर लगाए जाते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। किसी किस्म की किसी एक लाइन में अगर तो दोनों लाइनों के अंदर नॉइज़ आएगा तो ये रिमूव कर देगा। अगर लाइन या न्यूट्रल में अगर सिंगल लाइन में कोई एरर आता है, कोई नॉइज़ आता है, तो ये इस क्लास Y और जो हमारे ये रिमूव होते रहेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए एक फ़िल्टर लगाया जाता है। हमें पता है ये फ़िल्टर फ्रीक्वेंसी को स्मूथ करने के लिए लगाया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस हमेशा बढ़ जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी जब आती है तो कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को इजी पाथ देता है और ये उसको ब्लॉक करता है। कैपेसिटर डीसी ब्लॉकर होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, इसका इनर पाथ जो है वो इजी पाथ होता जाएगा। तो ये क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर स्टॉप करवाएगा। जब स्टॉप करवाएगा तो ये यहाँ पर ड्रॉप करवा देगा। यहाँ पर एक और क्लास X कैपेसिटर लगाकर, एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगाकर, इन नॉइज़ेस को, अगर फिर भी कुछ चीज़ इंटरनल नॉइज़ है, एक्सटर्नल नॉइज़ है, तो यहाँ से लूप बैक करवा दिया जाता है। अभी जो यहाँ से नॉइज़ आए थे वो वहाँ पे ख़त्म कर दिए। अगर इस आईसी ने, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग खुद भी कर रही होती है, तो इसकी वजह से लाइन में नॉइज़ ना जाए, जो लाइन का नॉइज़ है वो इस पे असरअंदाज ना हो, तो ये दरमियान में आपने एक बैरियर लगा दिया। ये अभी जो आपकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज़ है,
जो लाइन फ्रिक्वेंसी है वो जाने देगा। उससे ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन्स की, आपके मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशन की, आसमानी बिजली के वोल्टेज हैं, उसमें जितनी भी फ्रिक्वेंसी आ रही हैं, कहीं पे वेल्डिंग हो रही है, जो भी नॉइज़ आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिए जाते हैं। घर के अंदर आपने वेल्डिंग मशीन लगा ली है, घर के अंदर आप वॉशिंग मशीन लगाते हैं, तो उसकी वजह से जो मोटर चलती है तो वो भी अपना एक नॉइज़ जनरेट कर रही होती है। वो सारे नॉइज़ेज़ इन चीज़ों से रिमूव कर दिए जाते हैं और बिल्कुल जो स्मूथ हमारे 60 हर्ट्ज़ है वो आगे गुजरने दिए जाते हैं। सर्ज होती है, एक तो वोल्टेज सर्ज होती है, करंट सर्ज होती है। वोल्टेज सर्ज है वो तो किसी भी जगह से जो हाई वोल्टेज स्पाइक्स हैं, नॉइज़ हैं, वो जो भी आएंगे वो ये रिमूव करते रहेंगे। लेकिन अगर जो हमारा इन रश करंट भी उसको कहते हैं, अगर हमारा जो नेक्स्ट सर्किट है वो पहले बिल्कुल साइलेंट था, कोई काम नहीं कर रहा था, जो ही हमने वोल्टेज अप्लाई करने हैं, यहाँ पे लाइन कनेक्ट करनी है, तो ये कैपेसिटर उस वक्त मैक्सिमम करंट ड्रा करने की कोशिश करेगा। तो जब ये मैक्सिमम करंट ड्रा करने की कोशिश करेगा, उस चीज़ को बचाने के लिए मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर क्या होता है, एनटीसी लगाए जाते हैं। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट रजिस्टर होते हैं कि जो ही कैपेसिटर डिस्चार्ज था, ये उस वक्त उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करेगा, और जो ही ये कैपेसिटर आगे चार्ज होना शुरू हो जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट सर्किट में है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये इसमें से करंट गुजरेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पावर डेसिपेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती जाती है। जब करंट गुजरी है इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया, जब चार्ज हुआ है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रीक्वेंसी के लिए स्पाइक्स को रिमूव करने के लिए हमारे ये क्लास एक्स क्लास वाई लग गए, और नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, वोल्टेज को प्रोटेक्शन के लिए एमओवी लग गया, डाइट्राइक लग गई, सर्ज को प्रोटेक्शन के लिए हमारी ये नेटवर्क लग गया कि किसी किस्म का फ्रीक्वेंसी जो ओवर फ्रीक्वेंसी है, हाई वोल्टेज है, हाई करंट है, वो किसी तरह से भी हमारे नेक्स्ट सर्किट को डैमेज ना करे। ये है प्रोटेक्शन सर्किट। अभी ये जो हमारा फ़िल्टर है, एक तो ये फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करवा रहा होता है, और दूसरा ये एज आ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी काम करता है कि हमारी इस सप्लाई को जो इनपुट आ रही होती है उसको भी ये स्टेबल करवाता है। क्यों? कि जो ही आगे करंट बढ़ेगी तो ये उसको रोकेगा, क्योंकि करंट को बढ़ने की वजह से, करंट के बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फैलेगा। जब फैलता है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस पेश करता है, और जो ही आगे करंट की कमी आएगी तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा। तो ये एक उसको बैलेंस करवाता है। करंट की कमी बेशी की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा हो रहा होता है, तो ये एज आ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी काम करता है। जब हम यहाँ से वोल्टेज गुजार लेते हैं प्रोटेक्शन सर्किट से, इसके बाद आगे आता है ब्रिज सर्किट। तो ये ब्रिज सर्किट क्या करता है, इन वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करके यहाँ पर हमें इस कैपेसिटर पर वोल्टेज को चार्ज करवा देगा। जब ये चार्ज हो जाएंगे वोल्टेज, अभी 300 वोल्ट या 310 वोल्ट आ गए, अभी मैं पावर अप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इन सर्किट्स पे काम ना करें, कभी भी प्रैक्टिस ना कीजिए, क्योंकि ये इंतहाई इसमें डेंजरस वोल्टेज होते हैं, तो कभी भी उस पर फिर आप काम ना करें। अभी इसको मल्टीमीटर को यूज़ करने के लिए आप एसी पे रखिए, तो मैं आपको इनपुट वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये देखिए मेरे पास 235 वोल्ट आ रहे हैं, और जब इस सर्किट को पावर अप्लाइड हो तो कभी भी इसको टच नहीं करना। ये एसी वोल्टेज यहाँ से आए, इसके बाद क्या है कि हमारा नेक्स्ट सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है कि इन डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, इन एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी में। तो इस कैपेसिटर पर हमें डीसी, क्योंकि ये पोलर कैपेसिटर है, तो डीसी पे मल्टीमीटर को सेट कीजिए। तो कैपेसिटर के ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर हमें डीसी वोल्टेज मिलेंगे, ये 334 वोल्ट। जो मुझे यहाँ पे एसी वोल्टेज मिले थे वो कैपेसिटर पर ब्रिज की आउटपुट पर मुझे ये वोल्टेज मिल गए, डीसी वोल्टेज 334। अच्छा, किसी भी पावर सप्लाई को जब आप चेक करते हो, अभी साथ साथ में इसका फंक्शन भी बयान करूँगा, थ्योरी, प्रैक्टिकल और इसके अंदर आने वाले फॉल्ट, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर चलेंगी।
ये वोल्टेज स्टेबल होने चाहिए। अगर ये वोल्टेज देखें 334 वोल्ट है तो ठीक है। अगर ये वोल्टेज कभी 300 वोल्ट हो रहे हैं, कभी 340 हो रहे हैं, कभी 280 हो रहे हैं, अगर ये इसमें वेरिएशन होगी तो हमारे सर्किट में प्रॉब्लम आएगी। इन वोल्टेज को यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए, यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज मिलने चाहिए। तो जब आपकी इनपुट स्टेबल है, यहाँ पर जो इनपुट स्टेबल है, तो रेक्टिफायर के बाद यहाँ पर वोल्टेज भी स्टेबल होने चाहिए। अगर हमारा सर्किट गलत बिहेव कर रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा करंट को चार्ज डिस्चार्ज कर रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तब ये वोल्टेज डिस्टर्ब होंगे। इन वोल्टेज को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कि ये वोल्टेज हमने यहाँ से चलाए, इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे आ गए। कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो मैंने यहाँ पर कहा था, कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल इस वाइंडिंग पे आ गया, ट्रांसफार्मर के एक एंड पे आ गया, और दूसरा एंड आईसी के साथ लगा हुआ। आईसी इसको स्विच करवाएगी, ऑन ऑफ करवाएगी ग्राउंड के थ्रू। चले आए देखते हैं बोर्ड के ऊपर। तो प्रैक्टिकली अगर बोर्ड पे देखेंगे तो ये हमारा कैपेसिटर है, मेन डीसी कैपेसिटर है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ब्लैक साइड, इसकी जो ये साइड है वाइट साइड, ये नेगेटिव की पट्टी है, यानी ये एंड नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव एंड इस पावर सप्लाई के इस एंड पे आ गया, इस ट्रांसफार्मर की इस पिन पे आ गया, इस वाली पे। और ये पिन देख लें, अगर आप इस पिन को देख लें तो ये पिन यहाँ से चलती है और ये इसके दरमियान में एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये वाला जिसके साथ L12 लिखा हुआ है। और ये इस आईसी की पिन 5, 6, 7, 8 पे, ये अगर पिन देखें ये इंडेक्स पिन है, पिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 नंबर पिन जो हैं, 3 पिनें इकट्ठी हैं इस पॉइंट पर। और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा इंडक्टर इस 2 पॉइंट के दरमियान। यहाँ पर हमारी ये जो कॉइल है ट्रांसफार्मर की, इसमें से ये स्विचिंग होगी। स्विचिंग कैसे होगी? अगर इस आईसी को देख लें तो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव एंड हमने ये कहा था यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो नेगेटिव एंड अगर देखेंगे तो इस आईसी की पिन नंबर 1 पे आ रहा है, ये पिन नंबर 1 है। तो पिन नंबर 1 से ये ग्राउंड ऐसे स्विच होगा, इसके अंदर से जो मैंने ये कहा है पिन नंबर 1 से स्विच होगा। ये हर आईसी का मुख्तलिफ हो सकता है। पिन नंबर 1 से 6, 7, 8 की तरफ, सोर्स से ड्रेन की तरफ, इसके अंदर एक मॉसफेट होती है, स्विच होता है, ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर एक, जो कि यहाँ से स्विच करवाएगा। ये एक एज अ स्विच काम कर रहा होता है, जैसे आप किसी लाइट को ऑन ऑफ करवाते हो। तो यहाँ पर ये ऐसे चलता है। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली आईसी के साथ, ऑसिलोस्कोप के साथ लगाता हूँ। अभी ये देखिए, ये आईसी ये एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई बगैर लोड के चल रही है। इसको मैंने ऑसिलोस्कोप कनेक्ट की है। तो ये देखें, जो मैंने कहा था कि ये मिनिमम ड्यूटी साइकिल थोड़ी देर के लिए ऑन रखेगी जब ये विदाउट लोड चलेगी। अभी ये लोड के बगैर चल रही है, तो इसने ड्यूटी साइकिल छोटा रखा है। अभी मैं इसके ऊपर ये लोड कनेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास 121 ओम की रजिस्टर है। इस 121 ओम की रजिस्टर को इस लीड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये देखें, 121 ओम की रजिस्टर कनेक्ट करने पर हमारा ये ड्यूटी साइकिल इस तरह चेंज हो गया। ये देखिए, ये चेंज हो गया। अभी इसी जगह पे मैं रजिस्टर लगाता हूँ 6.8 ओम की। तो ये देखिए, इसमें जो रेगुलेशन आ गई है वो ज़्यादा आ गई है। अभी देखें, इस तरह से इसका ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम, ये जिसको हम कह रहे हैं ये साइकिल, ये है इसका ऑन टाइम वीएस ऑफ टाइम। इसी पे मैं एक रजिस्टर लगाता हूँ 1.5 ओम की। ये 1.5 ओम की रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। अभी देखिए, इसका आईसी का रिस्पांस देखिए। जब ये ओवरलोड चलेगी, अभी देखिए, जो ही आउटपुट सर्किट शॉर्ट करेंगे, ये मैंने शॉर्ट किया तो ये आईसी ब्रस्ट मोड में चली गई। अभी आउटपुट शॉर्ट है लेकिन ये स्विच कर रही है। अभी आउटपुट में देखें तो वोल्टेज 0 हो गए, लेकिन स्विचिंग आईसी कर रही है। जो ही मैंने शॉर्ट सर्किट को रिमूव किया, ये है एक अच्छी कंडीशन की आईसी। अभी देखिए, जो ही मैंने शॉर्ट सर्किट किया, ये दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया,
तो ये आईसी अपनी फुल रेट पे स्विचिंग करेगी और बार बार ऑन ऑफ होगी। वोल्टेज देखिए, मल्टीमीटर पे वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जो ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी कंडीशन पे वापस आ जाएगी। अभी देखिए ये 1.5 वोल्ट पे, अभी मैं इसको 1.5 ओम पे इसको कनेक्ट करता हूँ लोड इसका। तो ये देखिए इसकी जब ओवर लिमिट्स, इसकी करंट लिमिट से ज़्यादा होगी, अभी हमारी ये आईसी ब्रस्ट मोड में चली गई, रिस्टार्ट मोड में चली गई। ये ऑन होगी, ऑफ होगी, फ्लक्चुएट करेगी। नॉर्मली ये वोल्टेज स्टेबल दे रही है, लेकिन मैंने इसकी जो लिमिटेड करंट है उससे ज़्यादा लेने की कोशिश की। जो इसकी अलाउड करंट है उससे ज़्यादा जब हम इस पे लोड डालेंगे तो ये फ्लक्चुएट करेगी। अभी अगर मैं 121 ओम का लोड डालूंगा, पहले मैंने 1 ओम का लोड डाला था, इससे मैंने 3 एम्पियर करंट लेने की कोशिश की है। तो अभी मैं इस पे 121 ओम का लोड डालता हूँ तो वोल्टेज जो है वो 3.64 से 63 हो रहे हैं, 0.001 वोल्ट ड्रॉप हुआ। जब नो लोड है, जब कोई लोड नहीं है, देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं तो मुझे 3.361 वोल्ट मिल रहे हैं। और जैसे ही मैं इस पर ये 121 ओम का लोड है ये डालता हूँ तो देखिए हमारा जो ड्यूटी साइकिल है वो चेंज हो जाता है। इसके ऑन और ऑफ के दरमियान इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसने स्विचिंग की स्पीड बढ़ा दी। अभी देखिए ऑन और ऑफ के दरमियान यहाँ पे गैप कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है। अगर इसी तरह मैं ये रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो इस वक्त देखिए, अभी देखिए तो साइकिल के फ़ौरन बाद साइकिल आ रहा है, साइकिल के फ़ौरन बाद साइकिल आ रहा है। यहाँ पर हमने कहा कि विदाउट लोड यानी विद नो लोड, विद नो लोड हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। और ये आईसी इस तरह से स्विच कर रही है। अब ये देखें एक साइकिल में, जो हमने बात की थी कि एक साइकिल में ये थोड़ी देर ऑन रहेगी, ज़्यादा देर ऑफ रहेगी। क्यों? कि नो लोड है। जब हम लोड बढ़ाएंगे, अभी देखें यहाँ पे वोल्टेज मुझे 3.3 मिल रहे हैं, 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अभी इसका जो स्विचिंग टाइम है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक साइकिल बनता है और ये स्विच कर रहा है 316 वोल्ट पे। तो ये 316 वोल्ट 316 वोल्ट इस पे स्विच कर रहा है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे ये 316 वोल्ट स्विच हो रहे हैं। इस पे मैं अभी लोड डालता हूँ। जब इस पे लोड कनेक्ट किया हमने तो ये देखिए इसका ड्यूटी साइकिल जो है वो बढ़ गया, इसका जो ऑन टाइम है वो इंक्रीज हो गया। अभी देखें तो इसके अंदर जो गैप है वो कम हो गया। पहले गैप ज़्यादा था, अभी गैप कम हो गया। जैसे ही लोड डालते हैं तो देखें ये इसमें ज़्यादा स्विचिंग शुरू हो जाती है। इसके अंदर ये स्विचिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है। अब ये देखिए तो इसका जो टाइम पीरियड है वो, जो इसका टाइम ऑन है वो ज़्यादा हो जाता है। ये देखें तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखेंगे इसका गैप बढ़ गया। अभी मैं इस पर और इससे ज़्यादा लोड डालता हूँ। जो पहले 121 ओम था, अभी मैं 1.5 ओम का लोड डालता हूँ। तो अभी देखिए अभी लोड मैंने इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा डाल दिया तो ये अभी आईसी फ्लक्चुएशन में चली गई। हमारी ये पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन में चली गई। अभी देखें तो वोल्टेज इसके कभी थोड़े से बनेंगे 0.5 के करीब, और ये आईसी कभी ऑफ होगी कभी ऑन होगी। ये देखें अभी ये ऑन होने के ब्रस्ट मोड में, इसको हम कहते हैं ब्रस्ट मोड या इसको रिस्टार्ट मोड भी कहते हैं। आईसी एक दफ़ा ऑफ होगी। अभी ऑफ और ऑन होने का तरीकाकार क्या है ये देखें। अभी कैसे ये सर्च करेगा कि आगे शॉर्ट सर्किट है। जब भी आईसी ओवरलोड चलेगी, ये देखें मैंने शॉर्ट कर दिया। एक शॉर्ट कंडीशन है और एक ओवरलोड कंडीशन है, दो कंडीशंस डिफरेंट है। अभी देखें मैंने ये जब आउटपुट शॉर्ट कर दी ये वाली, तो ये कंडीशन आ जाती है इसकी। इसमें देख ये कंडीशन आ जाती है शॉर्ट वाली।
तो इस वक्त ये रीस्टार्ट मोड में चली जाती है। लेकिन जब ये कंडीशन आती है ओवरलोड कंडीशन, तो इसको ब्रस्ट मोड कहा जाता है। यहाँ पर आईसी फ्लक्चुएशन में चली जाती है। अभी फ्लक्चुएशन और ब्रस्ट मोड इसको हम क्लियर करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर देख लीजिए, मैं इस लोड को रिमूव करता हूँ और इस पे लगा हुआ है एक वीसीसी कैपेसिटर। यहाँ पर ये जो आईसी के साथ छोटा सा कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, जो उस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज मॉनिटर करेंगे। मैं इस तरह करता हूँ, इसको परमानेंटली हम वहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, फिर लोड के साथ उसको चेक करेंगे। इस मल्टीमीटर को हम परमानेंटली वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकली अभी हम देखें, इस कैपेसिटर का फंक्शन देख लें, पहले समझ लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। जब यहाँ पे नो लोड था, आगे आउटपुट में कोई लोड नहीं था, ये आईसी जो हमने देखा था कि थोड़ा सा टाइम के लिए ऑन होती थी, जब थोड़े टाइम के लिए ऑन होगी तो थोड़े वोल्टेज बनेंगे क्योंकि आगे यूज़ नहीं हो रहे, और उसी के बराबर वोल्टेज इस वाइंडिंग में लोड होंगे। ये वाइंडिंग कहलाती है वीसीसी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, बायस वाइंडिंग या फीडबैक वाइंडिंग। इसको ऑक्सिलरी कहें, वीसीसी कहें, बायस वाइंडिंग कहें या फीडबैक वाइंडिंग कहें। इसमें जो वोल्टेज बनेंगे वो इसके इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? यानी अगर यहाँ पे ज़्यादा स्विचिंग हुई तो ज़्यादा वोल्टेज बनेंगे, थोड़ी स्विचिंग होगी तो थोड़े स्विचिंग वोल्टेज बनेंगे। अभी ये वोल्टेज इस डायोड से रेक्टिफाई होंगे और एक रजिस्टर लगाकर, जो कि करंट को लिमिट करवाने के लिए और वोल्टेज को एडजस्ट करवाने के लिए होती है, उससे होते हुए इस आईसी की वीसीसी पिन पे आ जाएंगे। अभी ये वीसीसी पिन क्या है? और एक यहाँ पर रजिस्टर देख लीजिए, इसको एसटीआर रजिस्टर या स्टार्टअप रजिस्टर कहा जाता है। ये क्या करती है? हमारे इन वोल्टेज को एक तो मॉनिटर करती है कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, और दूसरा क्या करती है, जब ये आईसी काम नहीं कर रही होती तो इस आईसी को इनिशियली जो इसके चिप वोल्टेज होते हैं वो ये प्रोवाइड करती है, इसको स्टार्टअप करंट देती है। ये देखिए 100K की रजिस्टर लगी है, किसी पे 200 की होगी, 300 की होगी, जो भी रजिस्टर की वैल्यू होगी वो यहाँ पर इस आईसी को स्टार्ट करवाएगी इनिशियली। यानी किसी भी आईसी को, किसी भी चिप को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, एक बाइसिंग वीसीसी चाहिए। वो वीसीसी इसको ऑन करवाएगी, वो ऑन वोल्टेज यहाँ पर आकर इसको स्टार्ट करवाएंगे। जब ये स्टार्ट करवाए, इसने स्विचिंग शुरू हो गई, तो यहाँ से फीडबैक के वोल्टेज आना शुरू हो गए। तो ये वीसीसी पिन है, पिन नंबर 2 इस आईसी में, DH321 में। अभी हर आईसी के ये वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। किसी आईसी में ये वोल्टेज 6 से लेके 12 तक होंगे, किसी में 10 से लेके 20 वोल्ट होंगे, किसी में हो सकता है 4 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट हों। तो ये वोल्टेज एक्चुअली इस आईसी को बताएंगे कि आउटपुट में कितनी करंट चल रही है। कैसे? जो जो लोड बढ़ता जाएगा, अगले सर्किट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। यहाँ से फीडबैक सर्किट, ये जो हमारा नेटवर्क लगा हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये उसको बताता जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पर इस सर्किट में, कि जैसे जैसे आगे लोड बढ़ेगा, यहाँ पे कैपेसिटर के नोड पे वोल्टेज कम होंगे। जो जो कम होते जाएंगे, फीडबैक सर्किट इसको बताता जाएगा, ये अपनी स्विचिंग बढ़ाती जाएगी। जैसे स्विचिंग बढ़ेगी, इसकी फीडबैक बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सभी को बराबर में काट रहा है। तो ये वोल्टेज जब इस पे आएंगे तो ये आईसी उतना ज़्यादा स्विच करेगी, और साथ में ये मेजर करेगी, ये पैमाइश करेगी, इसको देखेगी कि कितने वोल्टेज आगे चल रहे हैं, क्योंकि कितना लोड आगे पड़ रहा है। इस पे 2 कॉन्फ़िगरेशन आती हैं। एक को कहा जाता है UVLO, अंडर वोल्टेज लॉकआउट, और एक को कहा जाता है OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। यहाँ पे ये वाइंडिंग 2 काम करवाएगी। अभी उस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने जो VCC कैपेसिटर है वो कहाँ पर है? ये कैपेसिटर है हमारा, ये वाला। अभी दोस्तों मैंने इस VCC कैपेसिटर पर ये मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा मल्टीमीटर कनेक्ट है अभी कहाँ पर? VCC कैपेसिटर पर। और जो आईसी की आउटपुट है उस पर मैंने ये ऑसिलोस्कोप कनेक्ट की है। अभी देखें तो विद नो लोड
जब लोड नहीं है तो आईसी अपनी बिल्कुल रूटीन पे स्विचिंग कर रही है, बिल्कुल उसने थोड़ी देर के लिए ऑन हुई, बाकी उसने रेस्ट मोड में चली गई। ये है, और इस वक्त इसको इस कैपेसिटर पर 12.39 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी ये आईसी हमारी यहाँ पर फंक्शन कर रही है। जो ही इस पर मैं अभी लोड डालूंगा, फॉर एग्जांपल ये मैं इस पर लोड कनेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए अभी वोल्टेज मल्टीमीटर पे देखें आप, मल्टीमीटर पे वोल्टेज बढ़े। जब मल्टीमीटर पे वोल्टेज बढ़े तो स्कोप पे देखें तो इसका ड्यूटी साइकिल भी बढ़ गया, उसका ऑन टाइम बढ़ गया। जो उसका स्विचिंग का पीरियड था, स्विचिंग का वर्किंग टाइम था, वो उसका इंक्रीज हो गया। अभी देखिए मल्टीमीटर पे जो ही वोल्टेज बढ़े और बढ़ने के साथ ही उसने वहाँ पे अपनी स्विचिंग भी बढ़ा दी, क्योंकि हमने लोड डाला था। ये मैंने रजिस्टर कनेक्ट की है। अभी इससे बड़ी रजिस्टर मैं कनेक्ट करता हूँ 1.5 ओम की, जिससे तकरीबन हम 2 एम्पेयर प्लस इससे करंट ले रहा हूँ। इसकी एम्पेयर रेटिंग है 3.3 वोल्ट 1 एम्पेयर। तो मैं इससे अभी ज़्यादा एम्पेयर लेने की कोशिश करता हूँ। जब मैं ज़्यादा एम्पेयर लेने की कोशिश कर रहा हूँ तो आईसी देखिए, आईसी हमारी रीस्टार्ट मोड में चली गई है। रीस्टार्ट मोड क्या होता है अभी देखें, कैपेसिटर पे देखें, मैक्सिमम ये 16 वोल्ट तक जा रहा है, 16 से भी ऊपर जा रहा है। क्यों? कि आगे इसको शॉर्ट सर्किट मिल रहा है, इसकी लिमिट से ज़्यादा लोड इस पर डाल दिया मैंने। जब इसकी लिमिट से ज़्यादा लोड डाल दिया है, अभी ये लोड कौन सा हो सकता है कि ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, हमारा कोई कंपोनेंट भी डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरा आउटपुट कैपेसिटर है, यही शॉर्ट हो गया। अभी देखिए तो ये 18 वोल्ट तक इसके वोल्टेज जा रहे हैं। ये ओवर वोल्ट कंडीशन में चली जाएगी आईसी हमारी। जब कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो उस वक्त आईसी मुकम्मल अपनी स्विचिंग करेगी और यहाँ पर हमें 0 वोल्ट मिलेंगे। आईसी की स्विचिंग की कंडीशन देख लें कि आईसी किस तरह स्विचिंग कर रही है, और मैक्सिमम स्विचिंग करेगी। ये है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इस वक्त आपको इस कैपेसिटर पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं ये 17.99 वोल्टेज मिल रहे हैं। यहाँ पर रेगुलेशन नहीं है, आईसी अपना फुल वर्क कर रही है। जब हमने लोड डाला, लोड डालने से क्या हुआ कि ये आईसी देखें तो कोशिश कर रही है ब्रस्ट मोड में वोल्टेज को रेगुलेट करवाने की कोशिश कर रही है। अभी रेगुलेट करवाने के लिए उसको बार बार जो है वो ज़्यादा मिकदार में स्विच करना पड़ रहा है, उसके बाद लॉकआउट कंडीशन में जाना पड़ रहा है। क्यों? कि अभी हम ओवरलोड कंडीशन में चल रहे हैं। ये है हमारी लॉकआउट कंडीशन, और यहाँ पे देखिए तो फ्लक्चुएशन मिल रही है। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारे मेन कैपेसिटर पे भी फ्लक्चुएशन होगी। जब मैंने आउटपुट पे ओवरलोड कर दिया, शॉर्ट कर दिया, हमारा कोई भी कंपोनेंट, हमारा कैपेसिटर लीक है इंटरनली, आप शॉर्ट ना भी करें, कैपेसिटर इंटरनली लीक हो गया तो उस वक्त आपको ये फ्लक्चुएशन मिलेगी। हमारा ये फीडबैक सर्किट काम नहीं कर रहा तो ये फ्लक्चुएशन मिलेगी। इस कैपेसिटर पर आपको वोल्टेज, वीसीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज आपको स्टेबल मिलने चाहिए। 12 वोल्ट हैं, जब लोड बढ़ेगा तो ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। और इसकी जो आईसी की रेंज है, जब आप डाटा शीट देखेंगे तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं। एक होती है यूवीएलओ, अंडर वोल्टेज लॉकआउट। ये कितने वोल्टेज डाउन हो जाएं कि ये आईसी अपना काम स्टॉप कर देगी, उसको कहते हैं यूवीएलओ। और एक है ओएलपी, ओवरलोड प्रोटेक्शन। इससे वोल्टेज नीचे जाएंगे। अभी ये विंडो बन गई, ये आप कह सकते हैं 12 कह सकते हैं, 12 से लेके 16 वोल्ट तक तो ये आईसी काम करेगी। लेकिन अगर 16 से ज़्यादा वोल्टेज आ जाएंगे यहाँ पर, इससे ऊपर चढ़ेंगे तो ये आईसी फ्लक्चुएशन स्टार्ट कर देगी। या ये आईसी, कुछ आईसी बिल्कुल ऑफ हो जाती हैं, कुछ आईसी रीबूट मोड में चली जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि आईसी किस तरह की है। आईसी का एक है ओवरलोड प्रोटेक्शन, अगर ऑन हो गई तो आईसी ऑफ हो जाएगी, फिर आप पावर रिमूव करेंगे फिर वो ऑन होगी। एक आईसी है कि वो रीबूट मोड में चली जाएगी, वो बार बार ऑन ऑफ होने की कोशिश करेगी जब तक कि उसको आगे शॉर्ट सर्किट क्लियर नहीं हो जाता। इसके साथ अभी देखेंगे हम एक और चीज़। अभी देखिए मैंने इस पॉइंट पे मैंने ऑसिलोस्कोप कनेक्ट की है, ग्राउंड पे और ऑप्टोकपलर की आउटपुट पे।
होता क्या है, यहाँ से जो वोल्टेज बन रहे होते हैं इस कैपेसिटर पर, जो हमने फीडबैक नेटवर्क के लिए देखें, एक नेटवर्क डायोड लगा, कैपेसिटर लगा, इसके आगे एक रजिस्टर 22 ओम की रजिस्टर लगाकर एक लग गया हमारा ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर क्या है कि एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि आइसोलेशन देता है, ये लाइट के ज़रिए आगे हमें सिग्नल देता है। यहाँ पर एक TL431 लग गया रेगुलेटर, एडजस्टेबल जीनो रेगुलेटर है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया हमने, जो आउटपुट आ रही है इसको ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से इसका लेवल सेट करते हैं। जब इसकी पिन नंबर 1 पर 2.5 वोल्ट मिलते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ से इस डायोड को ऑन करवा देगा, इस LED को ऑन करवा देगा। ये LED पे ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जो रिपल्स होती हैं, वो रिपल्स इसके एनोड पे आई, कैथोड को इसने ग्राउंड दिया। जब ग्राउंड दिया तो ये लाइट वेरी होगी किस रेशो से, जितनी यहाँ पे रिपल्स होंगी। जो बात मैंने यहाँ पर पहले कही थी कि यहाँ पर ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होने के साथ जो रिपल्स बनेगी, वो रिपल्स यहाँ से फीडबैक के ज़रिए IC की पिन पर चली जाएंगी। अभी ये मैंने IC की पिन यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। अभी देखिए मैं यहाँ पर लोड बढ़ाने लगा हूँ, पावर सप्लाई की आउटपुट पे मैं लोड बढ़ाने लगा हूँ, तो आप रिपल देखिए। ये देखें, जैसे ही मैंने ये लोड बढ़ा दिया तो रिपल्स की मिकदार बढ़ गई। इसको मैं थोड़ा सा और खुला कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। चलें जी, अभी ठीक है। अभी इस तरह करके ये कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम जो है, ये देखिए, ये इस तरह से इस IC को पता चल रहा है कि जी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उस हिसाब से अपना ये स्विचिंग का ऑन ऑफ टाइम बढ़ा कम करेगी या बढ़ाएगी। अभी देखिए मैंने लोड बढ़ाया इस पर, तो जैसे ही लोड बढ़ाया तो कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम वो कम हो गया, यानी कैपेसिटर जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। जब वो डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा, IC अपना टाइम बढ़ा रही है, साथ में वो चार्जिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो रिपल्स, यानी इन रिपल्स की वजह से लोड मेजर होगा कि जी कितना लोड आगे डाल दिया गया है। ये लोड, ये रिपल्स इस IC के फंक्शन को, अभी देखिए यहाँ से इसने बताया कि जी लोड आगे आ गया है। जब लोड आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कैपेसिटर में करंट है वो ज़्यादा चलना शुरू हो गई। कैपेसिटर से ये लोड जो मैंने रजिस्टर कनेक्ट की है, जब ये बढ़ेगा तो रिपल्स बढ़ेंगी, जब रिपल बढ़ेंगी तो IC की स्विचिंग बढ़ेगी। फिर देखिए, पहले लोड नहीं था, ये स्विचिंग हो रही है। जो ही अभी लोड बढ़ेगा, उसके बढ़ने से इस कैपेसिटर का, इसमें से जो चार्ज था वो जल्दी से डिस्चार्ज होगा, जल्दी से डिस्चार्ज होगा। ये फीडबैक बताएगी इस PWM IC को कि जी आगे लोड बढ़ गया है, कैपेसिटर पे वोल्टेज का लेवल कम हो गया। जो ही कम हो गया तो ये फ़ौरन से अपनी स्विचिंग को बढ़ा देगी ताकि जो वोल्टेज जितने कम हुए हैं उसको पूरा कर सके। आइए फिर देखें। अभी ये देखिए, यहाँ पर मैं इन 2 पॉइंट्स पर जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ पर मैंने लोड बढ़ा दिया। जो ही लोड बढ़ाया तो जो फीडबैक आ रही थी वो रिपल्स बढ़ गई, उन रिपल्स का लेवल इंक्रीज़ हो गया। जैसे मैंने छोड़ा, रिपल्स का लेवल कम हो गया। अभी मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू और जो है वो कम कर देता हूँ, इसमें मैं ओवरलोड कंडीशन में जाता हूँ। तो देखें अभी फीडबैक ख़त्म हो गई। क्यों? कि अभी कैपेसिटर को मैंने बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करवा दिया। अभी उसको फीडबैक जाना बंद होगी। क्यों? कि कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो मैंने बिल्कुल ही उसको ज़ीरो करवा दिया कि कैपेसिटर पे अभी बिल्कुल देखें तो बहुत कम लेवल है, ये मिली वोल्ट में लेवल आ रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त क्या हो रहा होता है कि ऑप्टो कपलर फीडबैक नहीं दे रहा। क्यों? कि TL431 को जो एडजस्टेबल रेगुलेटर है हमारा, उस पर वोल्टेज ही नहीं आ रहे। तो ये फ्लक्चुएशन हमारी ये इस तरह हो रही है। अब ये देखें, ये IC हमारी ट्राई कर रही है वोल्टेज देने की, लेकिन आगे उसको मौका नहीं मिल रहा ऑन होने का।
ये देखिए अभी बार बार आईसी जो है वो रीस्टार्ट मोड में चली गई। अभी ओवरलोड कंडीशन में आईसी हमारी जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है वो बार बार ऑन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको मौका नहीं दे रहे क्योंकि हमने तो शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। जो ही मैं छोड़ूंगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा और इसकी जो रिपल्स वोल्टेज हैं फिर से इसको जाना शुरू हो जाएंगे आईसी को। ये रिपल्स उसको मिलना शुरू हो गई। जो ही रिपल्स मिलना शुरू हो गई आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलना शुरू हो गए। ये देखिए तो 3.31 वोल्ट फिर से मिल गए। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा फीडबैक का। इसी तरह इसके इनपुट साइड पे भी है। इसके इनपुट पे आपको ये देखें तो 1 वोल्ट मिल रहा है। इसके इनपुट पे यही जो वेरिएंट, अभी मैं इनपुट भी मॉनिटर करवाता हूँ ठहरें। आप कहते हैं कि डीसी वोल्टेज मिलने चाहिए, एक्चुअल होते डीसी वोल्टेज हैं, लेकिन उन डीसी वोल्टेज के अंदर जो 1 वोल्ट हम कहते हैं कि 1 वोल्ट डीसी होता है, एक्चुअल वो डीसी नहीं होता। कहने को वो 1 वोल्ट होता है जो मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। एक्चुअल ऑसिलोस्कोप जो है वो किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करने का बेहतरीन तरीकाकार है ऑसिलोस्कोप की मदद से। इससे ये है कि आपको हर उस ऊंच नीच का पता चल रहा होता है जो यहाँ पर हमारी ये सप्लाई के अंदर हो रहा होता है। अभी मैंने ऑप्टो कपलर की इनपुट साइड कनेक्ट कर दी। अभी मैंने ऑप्टो कपलर की इस जगह पे, इस कैथोड के अक्रॉस मैंने ऑप्टो कपलर ये लगा दी है हमारी सप्लाई। अभी ये देखिए, अगर आप ये वाली स्पाइक्स जो हैं ये देखिए तो ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग है। ये वाली जो हम कह रहे हैं ये कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है, ये वो चीज़ है। अभी मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा। कहाँ से? मैं यहाँ पर आउटपुट में लोड कनेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए तो उसका लेवल जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो लेवल है वो बढ़ गया। पहले रिपल देखें तो कितनी देर बाद आ रही है चार्जिंग डिस्चार्जिंग की रिपल। ये कैपेसिटर यहाँ से लेके यहाँ तक इतने टाइम में ये चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। अभी जो ही मैं इसको लोड कनेक्ट किया, जब लोड कनेक्ट किया तो अभी देखिए तो ये एक कैपेसिटर कितनी बार ये ऑन ऑफ हो रहा है, कितनी दफ़ा इसका लेवल कम या ज़्यादा हो रहा है। अभी ये देखिए ये वो रिपल्स हैं, ये यहाँ से लेके ये नीचे इसको छोड़ दें, इससे नीचे छोड़ दें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग लेवल है। यही चार्जिंग डिस्चार्जिंग लेवल ऑप्टो कपलर के ज़रिए ट्रांसलेट होकर इस आईसी को मिल रहा होता है। ये हमारी आईसी क्या करती है, उसी हिसाब से अपना पल्स वेट को एडजस्ट करती है, अपनी ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करती है। 220 वोल्ट आए, फ़िल्टर से गुजरे, जो फ़िल्टर हमने डिस्कस किया था कि फ़िल्टर क्या क्या काम कर रहा है। आगे ब्रिज से गुजरे, ब्रिज से आगे हमने कहा कि 300 प्लस वोल्टेज बन गए। ये वोल्टेज ग्राउंड साइड इस आईसी के ग्राउंड को मिल गया और ये साइड हमारी कहाँ पे, आईसी की दूसरा एंड कहाँ पे लग गया, ट्रांसफार्मर पर। ट्रांसफार्मर के एक एंड पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए हैं। इस सर्किट की कंडीशन हमारी ये हो गई कि आपके पास ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव है। इस आप ट्रांसफार्मर को एक लैंप कह दें और इसके दरमियान में आप एक स्विच लगा दें। इस स्विच को ऑन ऑफ करना शुरू कर दें। जितनी स्पीड से ऑन ऑफ करेंगे वो हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। कितनी स्पीड है हमारी इस आईसी की सूरत में, 120 किलोहर्ट्ज़, 120 किलोहर्ट्ज़ पे ये ऑन ऑफ कर रहा है। एक सेकंड में 1,20,000 बार ये ऑन ऑफ हो रही है। 120 किलोहर्ट्ज़, 1,20,000, ये हो गए हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ कहते हैं एक साइकिल को। ये इतने पीरियड को एक दफ़ा ऑन और एक दफ़ा ऑफ, ये एक हर्ट्ज़ कहलाता है, एक साइकिल कहलाता है। ये भी साइकिल ये कितनी दफ़ा दोहराएगा, 1,20,000 बार ये स्विचिंग होगी। ये आईसी इतनी फास्ट स्विचिंग करेगी।
अभी इसको कितनी देर के लिए ऑन रखेगा, इस साइकिल, एक साइकिल के दौरान कितनी देर के लिए ऑन रखना है, कितनी देर के लिए ऑफ रखना है, ये डिपेंड करता है इस आईसी पर। और आईसी कैसे इसको देखेगी, आईसी ने देखना है जो इसको ये वोल्टेज मिल रहे हैं वीसीसी वाइंडिंग से कि आगे करंट कितनी है, और यहाँ से पता चलेगा कि कितने वोल्टेज हैं, कितना आगे लोड डाला हुआ है। ये आईसी उस रेशो से ऑन ऑफ करवाएगी। इसको स्टार्टअप करवाने के लिए एक स्टार्टअप रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली। जब ये स्टार्टअप रजिस्टर इसकी चिप को बाइसअप कर देगी, ये स्विचिंग स्टार्ट कर देगी, तो स्विचिंग स्टार्ट होने से प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और काम हो रहा होता है। जब ये आईसी ऑन हो गई, ऑन होने के बाद इतनी देर के लिए ऑफ रहेगी, तो उतनी देर के लिए ये, इसको कहा जाता है ऑन टाइम, इसको कहा जाता है ऑफ टाइम। इसमें एक ये लगा हुआ है स्नबर सर्किट। ये स्नबर की बड़ी डिटेल से वीडियो में डाल चुका हूँ, आपने अगर देखनी हो कि ये सर्किट किस लिए लगाया जाता है। ये इस आईसी को ओवर वोल्टेज स्ट्रेस से बचाता है और इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ज़ीरो करवाता है, ताकि आईसी नए सिरे से इस ट्रांसफार्मर में से करंट गुजार सके। अगर पहले से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और वोल्टेज रिवर्स पोलैरिटी में इसमें बनते हैं, वो बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अच्छा, ये आईसी यहाँ से स्विच करवाएगी। स्विच करवाने के बाद वोल्टेज गुजरे, मैग्नेटिक फील्ड बना, वोल्टेज ट्रांसफ़र हुए। जब ये ऑफ हुई तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो वो रिवर्स वोल्टेज होते हैं, वो रिवर्स वोल्टेज इस सर्किट से डिस्चार्ज किए जाते हैं। इसको स्नबर सर्किट कहा जाता है। ये हमारा वीसीसी सर्किट हो गया है, फीडबैक सर्किट हो गया, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी। इस ट्रांसफार्मर की मल्टी आउटपुट है। कुछ ट्रांसफार्मर सिंगल आउटपुट, जैसे हमारे मोबाइल के चार्जर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सिंगल सप्लाई वाले आउटपुट वाले होते हैं, तो वहाँ पे एक वाइंडिंग होगी। यहाँ पर 1 2 3 वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग के आगे HER2 लगा हुआ है डायोड, और आगे कैपेसिटर इंडक्टर लगाकर ये फिल्टर सर्किट है। यहाँ से 25 वोल्ट मिल गए। दूसरा सर्किट है, वहाँ पे एक इसकी साथ प्रोटेक्शन रजिस्टर लगी जो कि फास्ट रिकवरी के लिए होती है, और हमें 5 वोल्ट मिल गए। ये हमारे 3 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट का है सर्किट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो रेगुलेशन के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। इन वोल्टेज को फीडबैक के लिए, हमेशा फीडबैक में अक्सर व बेशतर एक सप्लाई यूज़ की जाती है। तो ये वाले वोल्टेज इस आईसी को फीडबैक दिलवाएंगे और इन वोल्टेज को रेगुलेट करेगी आईसी। ये वोल्टेज खुद ब खुद साथ फॉलो अप होते रहेंगे। अगर इनमें एरर आएगा तो वो इस वोल्टेज को ड्रॉप करवाएगा और फिर आईसी उसी मोड में चली जाएगी। ये है हमारा कॉन्सेप्ट इस आईसी का, और ये वीडियो स्पेशली मैं डेडिकेट करता हूँ। ये हमारे व्यूअर हैं जान साहब, ये उनके लिए है क्योंकि ये उन्हीं के कहने पे बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर किसी के साथ आप शेयर करना चाहें तो मे भी किसी को इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्मी ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।